नमस्ते। आज आपको मिलवाने वाला हूँ अपने रेस्पेक्टेड मैम डॉक्टर के भारती मैम से। मैम अभी स्त्री एवं प्रसूति तंत्र डिपार्टमेंट एनआई जयपुर में एचओडी हैं। तो मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैम से जानेंगे कि आफ्टर बीएमएस या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फ्यूचर स्कोप क्या है गायनी में, यानी बाहर क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में हम डिटेल में मैम से जानेंगे। साथ साथ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारे एनआईए के ओपीडी में या आईपीडी में किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं, उसके बारे में भी मैम से डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछे उससे पहले मैम के बारे में जान लेते हैं कि मैम ने यूजी यानी बीएमएस, एमडी, पीएचडी कहाँ से किया है, कैसा इनका एजुकेशन रहा है। मैम सबसे पहले इसके बारे में आप हमें बताएं। जरूर। सबसे पहले आपको अभिनंदन एवं बधाई देती हूँ। इस तरह लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपकी प्रयत्न ये बहुत सराहनीय है। मैं प्रोफेसर भारती कुमार मंगलम, मैं तिरुपति करके एक टाउन है जो आंध्र प्रदेश में है, जो बालाजी की प्रसिद्ध क्षेत्र है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरे नेटिव प्लेस है वो। बीएमएस मेरा वहीं से है। टीटीडी का एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदा कॉलेज, वो स्विम्स की कैंपस में रहता है और लोकल है मेरे लिए। तो मुझे बहुत कामना थी डॉक्टर बनने की, तो मेरा एडमिशन आयुर्वेदा में हुआ। उस वक्त आयुर्वेदा का सेपरेट एंट्रेंस होता था, तो उसमें मेरे को सीट मिला था, तो मैं इसमें ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद मुझे बहुत ही इच्छा थी कि जिस विभाग में मतलब गायनिक की सर्जरी की करने की मौका मिलती है, तो उसमें मैं पीजी करना चाहती थी। तो मेरा दो ऑप्शंस, और वो जहाँ सर्जरी ज़्यादा होता था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में सर्जरी की, वहाँ मतलब वो इंटीग्रेटेड कोर्स चलती है आयुर्वेदा का भी। तो फिर मुझे वहाँ से करने की इच्छा थी, तो मैं अकेले वहाँ पीजी एंट्रेंस दिया बीएचयू का। तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीट मिल गया था, भगवान की कृपा थी। तो मैं वहाँ ज्वाइन कर ली थी प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में। और एक ये भी मेरे मन में था, जो प्रैक्टिस करना है, हमें किसी जॉब के लिए निर्भर नहीं होना, तो प्रैक्टिस करना है। तो मेरे हिसाब से अच्छे जो ब्रांच है वो प्रसूति स्त्री रोग होती है, क्योंकि कभी कमी नहीं रहेगा वहाँ मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए मैंने वो चुना और वहाँ ज्वाइन कर ली। तो मैं प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी मैडम, द लेजेंडरी प्रोफेसर, उनकी अंडर में मैं अपना पीजी कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद तुरंत मेरा मतलब कुछ दिन प्राइवेट कॉलेज में काम किया, 2-2.5 साल। इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था सीसीआरएस में, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। तो मैं रिसर्च वाली में चली गई थी कि 17 साल में रिसर्च फील्ड में थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ही था। तो उसके बाद मुझे एक अंदर से एक कमी महसूस होना शुरू हो गई थी कि मैंने पीएचडी नहीं किया। तो जॉब करते करते मैंने पीएचडी भी कंप्लीट कर दिया एनआईए जयपुर से, प्रोफेसर चंदनमल जैन साहब के अंडर में किया मैंने। जोधपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएशन था तब एनआईए का, तब मैंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर दी। फिर इसके बाद जॉब कंटिन्यू करती रही, अच्छा रहा, लेकिन अंदर से एक कमी उसमें भी महसूस होता था। मैं अपनी विभाग में कुछ किया नहीं रिसर्च ज़्यादा, क्योंकि सीसीआरएस में जनरल रिसर्च सारे करते हैं, जैसे मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी, इन सब में करते थे। तो मुझे हमेशा मन में था कि मैं मेरे सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो दैट ड्रिवन मी टू जॉइन इन एनआईए। तब मेरा प्रोफेसर में डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ, तो मैं वहाँ यहाँ ज्वाइन कर ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस फॉर आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो मुझे भगवान ने और मतलब ब्लेस दे दिया कि तो मुझे एक अच्छा स्कोप मिला जो मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है, ताकि मैं अच्छे से रिसर्च गाइडेंस दे दूं स्टूडेंट्स को और गायनिक में रिसर्च की स्कोप बढ़ाते हुए जाऊं। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए स्टार्ट तो कर दिया हमने। जो चैलेंजेस है, मॉडर्न डे चैलेंजेस है मॉडर्न गायनेकोलॉजी के सामने, उसको सोल्यूशन ढूंढते हुए हमारे रिसर्च चल रहा है और काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। थैंक यू मैम। मैम से एजुकेशन के बारे में जानने के बाद अब मैम से जानते हैं कि बीएमएस के बाद क्या क्या स्कोप है गायनी डिपार्टमेंट में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएस एमडी करने के बाद या बीएमएस करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या रहता है।
मैम उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आयुर्वेद को मतलब आते हैं, नए नए ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनको स्कोप को लेकर के। अगर एमबीबीएस कोई करता है उसको इतना टेंशन नहीं रहता जितना कोई बीएमएस ज्वाइन करता है उसको टेंशन रहता है। मैम प्लीज हमें इसके बारे में गाइड करें। बिल्कुल, जो बीएमएस करते हैं वहाँ से गायनी में स्कोप है। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा, बॉयज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे चिकित्सक है तो महिला ये नहीं देखती है कि आप मेल हो फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी स्कोप है बीएमएस के बाद। गायनिक रिलेटेड जो सामान्य व्याधि है, श्वेत प्रदर, सिंपल ल्यूकोरिया से लेकर के मेनेरिजिया, मेटोरिजिया, फाइब्राइड यूट्रस, एडिनोमायोसिस, इतने सारे जो पीसीओडी सबसे टॉप में है आजकल, तो ये सारे आयुर्वेदिक के जरिए मतलब विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हम इन सारे को आयुर्वेदिक की जरिए ट्रीट कर सकते हैं। और जो स्थानिक चिकित्सा है जैसे क्षारकर्मा है, अग्निकर्मा है, आपको बड़ी बड़ी सर्जरीज में जाने के लिए रोक देता है मरीज को, तो आप बीएमएस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाते हैं, 2 डिस्टिंक्शन में चलाते हैं हम लोग। एक मेरा यही इंटेंशन था इस कोर्स स्टार्ट करने का, बीएमएस वाले बच्चों को हम ट्रेन करें, पीजी बच्चे तक भी रुकना नहीं है। ये बीएमएस प्रैक्टिशनर्स के लिए कोर्स जो चलाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग स्थानिक चिकित्सा, इसमें जो प्रोसीजर सीखते हैं तो वो लोग ऑलमोस्ट पीजी के बराबर जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीएमएस स्टूडेंट्स जो है, जैसे सर्वाइकल एरोजन है, सर्वाइकल हाइपरट्रोफी है और प्री मैलिग्नेंट लीजन है, तो हम मतलब कैंसर बढ़ने के लिए रोक देंगे, प्री मैलिग्नेंसी में हम क्योर कर देंगे तो। और ऐसे पॉलिप है, सर्वाइकल फाइब्राइड है, यूट्राइन फाइब्राइड्स है, इनफर्टिलिटी है खास करके, इन सारे में जो उत्तरवस्थी, जो क्षारकर्मा, अग्निकर्मा, वास्तिकर्मा, ये सब जो करते हैं वो बीएमएस वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा इसी के निर्भर होकर चलेगा। दूसरा कोर्स हम जो चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम इन गर्भ संस्कार, तो ये आजकल के ज़माने में बहुत ही रिलेवेंट कोर्स है। तो इसको मतलब जो बच्चे इसको करके, बहुत सारे बीएमएस बच्चे इसमें एनरोल होके अपना प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया। देश की कई स्टेट्स में से इसमें ज्वाइन कर ली है, केरला से कश्मीर तक है, और नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे भी इसमें ज्वाइन करते हैं। तो ये वाला प्रैक्टिस भी आप बीएमएस लेवल में स्टार्ट कर सकते हैं। जो बीज संस्कार से हमको स्टार्ट करना है, आयुर्वेदिक के हिसाब से हर प्रेगनेंसी प्लान प्रेगनेंसी होना, तभी जाके जो इतने जो अडल्टहुड डिसीज हो रहे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सारे हम फीटल स्टेज से रोक सकते हैं। फीटस को इतना क्षमता बढ़ाएंगे बीज संस्कार की प्रोग्राम से, तो जाके जब वो बड़े हो जाएगी या बड़े हो जाएगा तो उसमें डिसीज रोकने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। जो फीटल ऑरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिसीज है उस पॉइंट में फोकस करते हुए हम बीज संस्कार कोर्स चलाते हैं, गर्भ संस्कार भी उसी के अंडर में है। तो ये बहुत अच्छा 2 स्कोप है गायनिक रिलेटेड वाले में। यानी मैम का पूरा फोकस है कि अगर आप बीएमएस कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। अगर आप गायनी डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, गायनी से कुछ प्रैक्टिस आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आप गायनी से रिलेटेड कुछ डिप्लोमा जो चल रहा है आप उसको करके बिना एमडी किए हुए भी, एमएस किए हुए भी आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए अलाउड रहेगा। अब नेक्स्ट डाउट की तरफ मूव करते हैं। मैम हमें ये बताइए कि बाहर अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है गायनी में, तो क्या उसको सी सेक्शन यानी सीजेरियन सेक्शन अलाउड है, या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ, सबके मन में ये डाउट्स है। जो बच्चा पीजी करके निकलते हैं प्रसूति स्त्री रोग से, अभी तो नियम ये है कि नॉर्मल डिलीवरी तक हम इमरजेंसी में मॉडर्न ड्रग्स भी यूज़ करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्डर है, आईयूसीडी वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन सर्जिकल डिसिप्लिन में अभी हम वेटिंग है, अभी सर्जरी वालों को सर्जरी करने के अलो कर दिया जो शल्य तंत्र विभाग से। बस उसकी अगला जो ड्राफ्ट निकलेगा अभी प्रसूति तंत्र का निकलने वाला है, जैसे वो निकल जाएगा तो आप सिजेरियन सेक्शन हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। अभी तो जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो सारे हम कर सकते हैं, कॉल्पोस्कोपी है और बायोप्सी वगैरह जो करना है, डीएनसी है, ये सब तो हमें अलाउड है, हम कर सकते हैं, हमारे करिकुलम में है ये सारे।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल डिलीवरी आपके पास बहुत अच्छा, जो मॉडर्न में नहीं है, आयुर्वेद में जो स्कोप है, आप मॉडर्न ड्रग्स के बिना यूज किए हुए आप प्रसूति स्त्री रोग में अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं और मैटरनल मोर्टालिटी रेट इतना मतलब संख्या में आप घटा सकते हैं। जो मतलब लेडी हाई रिस्क में है, आप उस हाई रिस्क के बाहर निकाल सकते हैं उस स्त्री को आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट के जरिए। जो हमारी गर्भ संस्कार प्रोग्राम है, गर्भिणी मासान मासिक परिचर्या है, और जो वस्ती वगैरह हम लास्ट मंथ में लगा सकते हैं योनि पिचू, उसके तहत हम बहुत कंसिडरेबल नंबर में पोस्टमार्टम हेमरेज कम कर देते हैं। जो मैटरनल मोर्टालिटी में अराउंड 40% महिला जो है पीपीएच के जरिए डेथ हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा मतलब एक टारगेट लेके चलते हैं। पूरी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम मैटरनल मोर्टालिटी, फीटल मोर्टालिटी और नियोनेटल मोर्टालिटी, मार्बिडिटी कम करने के लिए इतना मतलब करोड़ों रुपया मतलब खर्चा करके करती है। मैं इस माध्यम के जरिए ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बहुत प्रोत्साहन मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम मतलब गर्भ संस्कार प्रोग्राम हर कॉलेज में, मॉडर्न कॉलेज में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमें तो माता शिशु की मृत्यु दर बहुत मतलब गणनीय संख्या में उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा एनए की एक्सपीरियंस है। जो हम आयुर्वेदा ड्रग्स देते हैं, प्रेगनेंसी एनीमिया कम कर देते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कम कर देते हैं, प्रेगनेंसी डायबिटीज मैनेजमेंट अच्छे से हो जाते हैं। जो फीटस की तरफ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को हम मतलब अच्छे तरह टैकल कर पा रहे हैं। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कम कर देते हैं, ऑलिगोहाइड्रोनियस रिवर्स कर देते हैं, और जो मतलब जहाँ भी हमको बॉर्डर लाइन पेल्विस वगैरह लगता है उसमें तो हम आराम से कम ड्यूरेशन में नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। और हमारी पीपीएच की केसेस भी बहुत कम है यहाँ। तो ये हम लोगों की एक्सपीरियंस है। और जो बच्चा बाहर निकलता है, मुझे लगता है सिजेरियन करने की मतलब क्षमता पाने से पहले ही जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा योगदान करेंगे सोसाइटी को, और उनकी बहुत रेपुटेशन होगी, और फाइनेंशियली भी वो बहुत स्टेबल रहेंगे। थैंक यू मैम। देखिए, सबसे ज्यादा आप बाहर देखेंगे मॉडर्न में मतलब शोर है कि मतलब सिजेरियन सेक्शन, हर एक किसी का डिलीवरी, मैक्सिमम लोग आप सुनोगे कि उनका ऑपरेशन से ही डिलीवरी हो रही है। तो अगर कोई आयुर्वेद का नॉर्मल डिलीवरी कराता है तो वो ऐसे ही फेमस हो जाएगा, क्योंकि सब कोई चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चा हो जाए। ठीक है, कोई भी सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन नहीं चाहता है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट डाउट की तरफ मूव करते हैं। मैम, हमें एनआईए जयपुर में जो हॉस्पिटल है बहुत भीड़ रहता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो गायनी में जो ओपीडी चलता है उसमें किस तरह के ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आते हैं, किस तरह के ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक होके जाते हैं, उसके बारे में हमें कुछ केसेस को बताइए। जरूर। तो इसमें गायनिक में आपस में दोनों का भी मैं बताऊंगी। इसमें गायनिक में जो आते हैं केसेस जो क्रॉनिक है, सिंपल ल्यूकोरिया भी उनकी मतलब 10 साल से 12 साल से झेलते हुए औरतें हमें बहुत मिलती है यहाँ। और इनफर्टिलिटी वाले केसेस इतना आते हैं जो आईवीएफ फेल होके पता नहीं 3 बार 4 बार आईवीएफ कराते, कोई 9 बार 10 बार भी करवा के फेल होके फिर हमारे पास आ जाते हैं। वो ठीक होके कंसीव करके अच्छे बच्चे लेके डिलीवरी करा के भी जाते हैं यहाँ। और इसके अलावा जो केसेस स्पेसिफिकली हमारे पास आता है जिसको हिस्टेक्टमी नहीं करवाना है, आजकल फाइब्राइड यूट्रस केसेस बढ़ गया, एडिनोमायोसिस केसेस बढ़ गया, और जो सिंपल डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग वाले केसेस जो है वो हार्मोन्स खा के फिर वो जैसे छोड़ देते हैं फिर उनको रिवर्स हो जाते हैं ब्लीडिंग। तो ये सब हमारे पास आता है। उनका पहला ये था कि हम ये सुन के आए हैं कि हमें सर्जरी नहीं करवाना है, तो आपके यहाँ ये ठीक हो जाती है। तो हमें फाइब्राइड ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर फाइब्राइड तक भी हम उसको फाइब्राइड डिजॉल्व हो जाती है। और ओवेरियन सिस्ट जो है अराउंड 5-6 सेंटीमीटर्स वाले तक भी हम रिवर्स करके मतलब जिसको सर्जरी नहीं कराना तो वो खास करके हमारे पास आ जाते हैं। और इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी और जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज केसेस है, ट्यूबल डैमेज लेके आ जाते हैं इनफर्टिलिटी वाले। ट्यूबल ब्लैक तो एक तो बिल्कुल ही कॉमन है, ट्यूबल ब्लैक, फैलेपिन ट्यूबल ब्लैक वाला, और एनोवुलेशन केसेस भी इतना आ जाते हैं। और आजकल की जो ट्रेंड है आईवीएफ वगैरह करा के उनकी एंडोमेट्रियम नॉन रिसेप्टिव हो जाती है और ओवेरियन फेलियर में चले जाते हैं, क्योंकि बाहर से जितना हार्मोन्स पंप करते हैं तो अंदर वाला कम करना बंद हो जाता है। तो वो जब काम में नहीं आ रहते तो वो ओवरी फेलियर में जा रहे हैं, ट्यूब्स ब्लैक हो जा रहे हैं, एंडोमेट्रियम नॉन रिसेप्टिव मोड में जा रहे हैं।
एंडोमेट्रियम किसी किसी में बन ही नहीं रहा है। ये इडियोसिंक्रेसीज है, इनफर्टिलिटी की जो मॉडर्न ट्रीटमेंट की इडियोसिंक्रेसीज है। कुछ जगह जो सिंपल काजेस में तो मॉडर्न काम करता ही है कि मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसकी बराबर आयुर्वेदा में विदाउट एनी साइड इफेक्ट हम ओवुलेशन इंड्यूस कर सकते हैं, ब्लॉक क्लियर कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो एक अच्छे बच्चे को लगने के लिए जो ऊपर ऊपर की नहीं करते, हम तो एकदम रूट से उसका ट्रीट करना चाहते हैं। तो ये सारे केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो एंटीनेटल है, तो एंटीनेटल हर तरीके के आते हैं यहाँ। खास करके हमारा जो एंटीनेटल केसेस हम ट्रीट करते हैं, हमारी मेन मोटो ये रहता है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाने से रोक दे। जो प्राइमरी पेशेंट है खास करके, उसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं बहुत ही कम केसेस में हम हाइपरटेंशन बढ़ते हुए देखते हैं, डायबिटीज़ आते हुए कम केसेस में ही हम देखते हैं। यहाँ IUGR भी जहाँ तक पॉसिबल है हम मतलब प्रिवेंशन मोड पे ही रहते हैं, IUGR भी ना आ जाए। खास करके जो हाई रिस्क वुमेन है उनमें हम मतलब बिल्कुल देखते हैं। जैसे PCOD ट्रीटेड पेशेंट है तो ज़्यादा जेस्टेशनल डायबिटीज़ शुरू हो जाते हैं उन लोगों में, तो उनको हम पहले से प्रिवेंटिव मोड पे रखेंगे तो हमको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने नहीं देंगे। तो इस तरीके के हम मतलब सारे केयर करते हैं। और हमारे प्रोटोकॉल में हम जोड़ के रखे हैं तो योगा और मेडिटेशन का भी। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं गर्भिणी वुमेन पूछते हुए आएंगे कि हमें गर्भ संस्कार करवाना है मैडम, तो ये मतलब वो उनको अच्छा लगता है। और जो तीसरी एक जो चीज़ है, कुछ लोग वुंड हीलिंग वाला भी आजकल की बड़ी इश्यू है। तो इधर उधर महिला में या जनाना में डिलीवरी करते हैं तो उनकी एपिज़ोटमी वुंड खुल जाता है, फिर उसके बाद भी हमारे आ जाते हैं। तो फिर हमारे जो योनि धूपन और जो प्रक्षालन वगैरह करते हैं विदाउट स्टिचेस, उस वुंड हीलिंग को हम प्रमोट करते हैं। तो ऐसा भी है। और लैक्टेशन फेल्यूर केसेस आते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे पास सूती का परिचर्या है, तो हम बहुत अच्छे से नेगोशिएट करते हैं, सूती का अभ्यंग करवाते हैं, सूतिका की योनि धूपन करवाते हैं, ताकि हमें मतलब आगे की लाइफ में उस वुमेन कोई प्रॉब्लम से गुजरे ना। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर केसेस आजकल बहुत है, तो हमें सूती का परिचर्या अच्छे से ढंग से इसको करवाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर केसेस बहुत ही हम घटा सकते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट डेंसिटी जो बढ़ने वाला फेज है सूती का फेज है, परपुरियम, तो उसमें हम आयुर्वेदा परिचर्या जब देंगे तो हर ब्रेस्ट विल बी इन ए पोजिशन, लैक्टेशन तो बढ़ाएंगे लेकिन फ्यूचर में आने वाली म्यूटेशंस को रोकने की क्षमता उनकी ब्रेस्ट टिश्यू में रहेगी जो वुमेन सूती का परिचर्या से गुजरती है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। और जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है वो भी लेके यहाँ बहुत आते हैं। और जो बिनाइन एडिनोमास जो है, ब्रेस्ट एडिनोमास, वो भी काफ़ी संख्या में हमारे पास आते हैं कि उनको सर्जरी नहीं करवाना है। तो गायनिक में तो हमें तो सुनने की यही मिलता है कि हमें सर्जरी नहीं करवाना, हिस्टेक्टमी। तो हमारा बस यही मोटो रहता है कि सिजेरियन कम से कम रेट पे हो और हिस्टेक्टमी भी कम से कम रेट पे हो। आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी प्लान करना है, यानी कि वो प्रेगनेंसी होने से पहले और उसके बाद भी आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वो फ्यूचर का जो है ना, या बच्चे का हुआ चाहे माँ का हुआ, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट होता है। आप सभी को पता है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद का कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो गायनी डिपार्टमेंट में होते हैं, उसको गर्भिणी को मतलब प्रेगनेंसी से पहले लेना चाहिए। जैसे कि गर्भ संस्कार में हमने बताया, आजकल पूरा पॉपुलर है, ठीक है, वो मॉडर्न वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है वो आयुर्वेद का, ठीक है। तो आयुर्वेद वाले बेहतर जानते हैं उस चीज को, उस प्रोसीजर को कैसे करना है। इसलिए आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करिए। जो भी वुमेन है जो प्रेगनेंसी को चाहते हैं, अपने हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं, अपना और अपने बच्चे का, तो आप ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे फोकस रखिए। अब मैम से जानते हैं, मैम का स्ट्रगल हिस्ट्री जानते हैं। मैम अभी NIH जयपुर में स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र में HOD हैं। अभी सफलता तो हम देख रहे हैं कि मैम HOD पे हैं, लेकिन इसके पहले इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, क्या क्या इन्होंने देखा है, उस चीज को मैम से ही जानते हैं कि मैम ने क्या क्या स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में अभी तक का। मैम प्लीज हमें अपना स्टोरी शेयर करिए। जरूर डॉक्टर अनुराग। एक्चुअली जब हम मतलब BAMS ज्वाइन किए थे उस जमाने में आयुर्वेद डॉक्टर करके किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की भी इतना मतलब सोसाइटी में वो नहीं था कि आप आयुर्वेद डॉक्टर करके बोलेंगे तो कोई आपको इतना मतलब रिस्पेक्ट देंगे, मतलब था ही नहीं कि बोलने के लिए भी बहुत झिझक करते थे लोग, मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ।
और बॉयज तो इतना कहते हैं कि हमें तो कोई मतलब गर्ल भी नहीं मिलेगा शादी करने के लिए ऐसे जनरल सोसाइटी में, लेकिन काफी मतलब वहां से यहाँ मतलब इस समय तक तो बहुत मतलब चेंजेस हो गया। अभी इतना अवेयरनेस बढ़ गया। हम तो स्ट्रगल किए थे, मतलब बीएमएस, खाली बीएमएस करके उस जमाने में कुछ भी नहीं होने वाला था कि आपकी प्रैक्टिस भी, हमारे साथ तो कुछ लोग जो थे कि वो मॉडर्न प्रैक्टिस ही करना शुरू कर दिया कि नहीं होता था। लेकिन फिर उसी इसमें फिर हम लोग पीजी करने चले गए। एक तो पीजी करने के लिए ये भी था, एक तो प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए, या तो दूसरे जॉब के लिए किए थे। फिर मतलब ब्लेसिंग्स है भगवान धन्वंतरी का, तो पीजी की तुरंत अच्छे से मतलब आप जो टॉप इंस्टीट्यूट से जब निकल जाते हैं पीजी करके, आपके लिए तो हर द्वार खुला रहता है कि लोग आपसे बहुत ही उम्मीदें रखते हैं कि उनको ये भी यकीन भी होता है कि ये अच्छे संस्था से आ रहे तो अच्छे से पढ़ के सीख के आ रहे हैं, तो तुरंत मतलब जॉब तो लग जाता था। लेकिन बस ये है कि आपकी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो पूरी करना है तो आपको मतलब स्ट्रगल निरंतर करना पड़ेगा कि कुछ जो आपने सीखा तो एकेडमिक्स में उसको लागू करना है, तो आपको दूसरी मतलब एकेडमिक रिसर्च की स्ट्रीम में बीच में भी आप आ सकते हैं। ऐसा स्कोप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो एक अच्छा ये स्कोप है। और वो मतलब मैं चाहती हूँ कि ये स्कोप ऐसे ओपन ही रहे सबके लिए, इंटरचेंज होना एकेडमिक्स और रिसर्च, तो बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट्स को इससे लाभ मिल जाएगा। और ये स्ट्रगल फिर मतलब एनए तक एक चीज जो बड़ी मेरे मन में हमेशा रहता है, मैं लोगों से भी बोलती रहती हूँ कि जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं उसको भी कुछ मतलब कहीं ना कहीं जहाँ सॉफ्टवेयर अच्छा फ्लरिश है वहाँ जाना पड़ता है, और जो आयुर्वेदा पढ़ते हैं उसको भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जाना है तो वो उसको खुद का स्टेट छोड़ के जाना पड़ता है। एक ये वाला इशू अभी भी है, लेकिन अब ग्लोबलाइज हो गया तो मतलब इधर उधर जाना चलता है, दिक्कत नहीं है अभी। इस वीडियो के अंत में मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैम के पास थोड़ा भी टाइम नहीं रहता है, ओपीडी रहता है, क्लासेस रहते हैं, उसके बावजूद मैम ने इतना टाइम निकाला, इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपको लास्ट में मैम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखो मैम इतना वर्क रहता है, एचओडी है तो आपको, आप सभी को भी पता होगा, आप अपने कॉलेज के टीचर्स को भी देख सकते हो कितने वर्क्स रहते हैं, लेकिन एचओडी के पोस्ट पे इतने हार्ड वर्क, इतने सारे मतलब ओपीडी का, आईपीडी का सब कुछ मैनेज करना होता है। लेकिन मैम जब क्लास लेने आते हैं तो आज तक किसी भी सिंगल स्टूडेंट को डांटते नहीं या गुस्साते नहीं, मतलब हमेशा स्माइल करते हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहती हैं। तो मैम का ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगता है कि किस लाइफ में चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, हम टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू मैम।